अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे थे मैटलैब में। तो नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ एफएफटी। और मैनुअल से अगर मैं आपको इसका एक्सप्रेशन दिखा दूँ, ये कुछ इस किस्म की प्रॉपर्टी है कि इसे हम ये कहते हैं कि लेट हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट के आ रहा है एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये स्क्रीन पे देखिएगा इसकी इक्वेशन, और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन टाइम डोमेन। अगर आप एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, उसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर देते हैं कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर एक्स ऑफ एन सिग्नल का जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ई जे ओमेगा, तो एक्स ऑफ एन को अगर आपने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया है टाइम डोमेन में तो इस टाइम डोमेन में कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट ये निकलेगा कि इसी सिग्नल का एक्स ऑफ एन का जो स्पेक्ट्रम था एक्स ई जे ओमेगा, उसके अंदर एक डिले प्रोड्यूस होगा, एक शिफ्ट प्रोड्यूस होगा फ्रिक्वेंसी डोमेन में। और जो फ्रिक्वेंसी थी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की मेगा नॉट, उसके इक्वल डिले प्रोड्यूस होगा फोरियर डोमेन में। तो इस प्रॉपर्टी को फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हमने मैटलैब कोड के थ्रू वेरीफाई करना है। तो अब आपको कोड दिखाते हैं, ठीक है जी। और कोड को समझ के फिर उसको रन करके उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देख लेंगे। कोड नज़र आ रहा है जी सबको स्क्रीन पे? हेलो, हेलो। इस कोड में बेसिकली पहले हमने फर्स्ट लाइन में एन एक वेक्टर डिफाइन किया है, जो कि टाइम के तौर पे सर्व करेगा, 0 से 100 इसकी वैल्यूज हैं विद इंक्रीमेंट ऑफ 1। उसके बाद एक्स एक इनपुट के तौर पे सिग्नल डिफाइन कर लिया है, कोसाइन सिग्नल। उसके बाद के की वैल्यूज डिफाइन कर ली है, -100 से 100, और इंक्रीमेंट इस केस में 1 का होगा। डब्ल्यू डिफाइन किया है बेसिकली, जो कि ओमेगा है, पाई बाय 100 इंटू के। उसके बाद कैपिटल एक्स डिफाइन कर लिया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद स्मॉल वाई एक सिग्नल डिफाइन किया है, उसके बाद कैपिटल वाई, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो गया। उसके बाद प्लॉटिंग कमांड्स हैं जो कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दिखा रही हैं विद गिवन एक्सेस साइज। और फाइनली फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया है कि एक्स जो सिग्नल था हमारा स्मॉल एक्स, उसके साथ हमने एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करके कैपिटल एक्स बनाया है। और फिर हमने ये रिजल्ट देखा कि क्या जो एक्स के अगेंस्ट जो रिजल्ट था वाई, क्या उसमें कोई डिले प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो उस सूरत में फिर हम रिजल्ट देखेंगे। और फिलहाल जो लाइन नंबर हमारे पास है 95, उसमें कोई एरर प्रोड्यूस हो रहा है। सब प्लॉट, अच्छा, एक्सेस वाला कोड जो है वो एक लाइन में होना चाहिए, कि वरना ब्रैकेट्स का ऑर्डर ख़राब हो रहा है। अच्छा, और ये प्रॉब्लम आ सकता है लाइन 87 में भी। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। तो आप देखें कि हमारा एनालिसिस जो है उसकी क्या बेसिस थी कि हमने जो एक्स सिग्नल हमने प्रोवाइड किया था उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का ना सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया बल्कि उसका फेज पार्ट भी प्लॉट किया है। और आप देखें कि जो डिलेड पार्ट है, जो मतलब कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करने से एक्स को जो सिग्नल बना था वो वाई था। और आप ज़रा वाई के स्पेक्ट्रम को और से देखें तो ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रम का एक डिलेड वर्जन है, ठीक है। और इसी तरह से फेज पार्ट में भी आप देखें तो एक डिले प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्स के लिए जो फेज पार्ट था फोरियर ट्रांसफॉर्म का, वो उसका थोड़ा सा डिलेड वर्जन जो है वो वाई के लिए फेज पार्ट बन रहा है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है कि अगर आप टाइम डोमेन में एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक एक्स ऑफ एन को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, उसका स्पेक्ट्रम जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो डिले हो जाएगा उसी फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंगली। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो रही है। और उसके बाद जी हमारा रिजल्ट नंबर 13 है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट और
फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि F50। अच्छा, ये रिजल्ट हमारे पास सेव हो गया। उसके बाद हमारे पास लैब टास्क हैं, दो लैब टास्क हैं। फर्स्ट लैब टास्क में तो ये कहा हुआ है कि हम ये जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि अगर टाइम डोमेन में दो सीक्वेंस आपस में कन्वॉल्व हो रहे हैं, x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, और आप इस पूरी इक्वेशन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो कि कन्वोल्यूशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें कोड की ज़रूरत है, और वो कोड जो है हम उसको अंडरस्टैंड करके तो अभी रन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इस केस में किया ये है, कोड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्टार्ट हमने इस तरह से लिया कि दो रैंडम नंबर जनरेट्स किए हैं ना, दो सीक्वेंसेस जनरेट किए हैं रैंडम नंबर जनरेटर को यूज़ करके। लड़के पहले हमने डिफाइन कर लिया कि एन जो है वो कैपिटल एन जो है वो 100 है। एक्स एक सीक्वेंस डिफाइन किया है रैंडम नंबर जनरेटर को यूज़ करके, और इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो गया। आप जरा गौर करें तो ये RAND फंक्शन नहीं है, RAND फंक्शन है। यानी कि एक ऐसा रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको यूज़ करके नंबर जनरेट करेगा। इसी तरह से दोबारा हमने रैंडम का फंक्शन लगाया और एच एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया, इसमें भी एक रैंडम नंबर्स की स्ट्रीम जनरेट हो गया आ जाएगी। उसके बाद हमने एक्स और एच दोनों को कन्वॉल्व किया टाइम डोमेन में, हमारे पास कन्वर्शन का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने स्मॉल एक्स जो है उसका FFT कैलकुलेट किया जो कि कैपिटल एक्स होगा, स्मॉल एच का FFT कैलकुलेट किया जो कि कैपिटल एच होगा, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया डॉट स्टार की जो सिंबल है ना इसके ऑपरेशन से। इसमें ये होता है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, वाई इन फ्रिक्वेंसी डोमेन। उसके बाद इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इन फ्रिक्वेंसी डोमेन आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। उस इक्वलिटी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, प्लॉटिंग की है। और प्लॉटिंग किस तरह से की है कि फर्स्ट जो प्लॉट है उसमें हमने जो वाई था टाइम डोमेन में उसको प्लॉट कर लिया, जो कि दरअसल एक्स और एच की कन्वोल्यूशन थी टाइम डोमेन में। उसके बाद फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमारे पास जो सिग्नल आ रहा था वाई, उसको प्लॉट किया है। और थर्ड विंडो में हमारे पास बेसिकली डिफरेंस प्लॉट होगा वाई इन टाइम डोमेन और वाई इन फ्रिक्वेंसी डोमेन का। और उसके बाद हम उन दोनों का एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिफरेंस जो है उसको प्लॉट करके देखेंगे, ताकि हमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि क्या जो है वो कंडीशन है। रेजोल्यूशन इन टाइम डोमेन, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और अब हमारे पास बेसिकली जो थर्ड विंडो आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। तो बेसिकली हमें अब देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट क्या कर रहा है, ये जीरो है या नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि ये कंप्यूट ही नहीं हुआ, इसमें साइजेस का इशू है। स्मॉल वाई जो है उसका साइज है 1 × 101, और कैपिटल में से जब आपने कैपिटल वाई का साइज है 201, तो उसमें से जब आपने पिक करने की कोशिश की है 1 से n तक, तो वो उस तरह से ना प्रॉपर पिक नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर कोड ये होना चाहिए कि रो 1 जो है वो सारी पिक होगी, और ये कॉलम नंबर है ना वो 1 से n तक पिक होगा। कोड को इस तरह होना चाहिए, तो फिर हमें होपफुली ये रिजल्ट नज़र आ सकेगा। नहीं, अभी भी साइज मैच नहीं हुए। अच्छा, वाई अंडरस्कोर टाइम डोमेन को देख लेते हैं कि उसका साइज क्या है, और फिर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले से मैच करने की कोशिश करते हैं। साइज सेम होंगे तो रेफरेंस कैलकुलेट होगा। ठीक, तो हम इसका साइज देख लेते हैं। साइज ऑफ वाई इन टाइम डोमेन, ठीक है जी, इसका हमने साइज देख लिया। ये 1 रो और 199 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। उसके बाद वाई इन फ्रिक्वेंसी डोमेन का हमने साइज देखना है। अच्छा, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन वाला जो वेक्टर है ना वो छोटा है, टाइम डोमेन वाला वेक्टर बड़ा है। तो हमें रेफरेंस किसका देखना चाहिए, या तो हम ये करें कि
फर्स्ट वेक्टर बड़ा है और छोटा वेक्टर छोटा है, तो फर्स्ट वेक्टर जो है ना उसके सिलेक्टेड सैंपल्स ले लें, 1 से 100 तक उसके सैंपल्स अगर हम ले लें ना, तो फिर ये मसला सॉल्व हो सकता है। चलें इस तरह करते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है उसके हमने ले लिए 1 से, कौन से सैंपल्स ले लिए, कैपिटल एन क्या था, 100 था ना, हाँ जी, कैपिटल एन था, उसके सैंपल्स ले लेते हैं फर्स्ट रो, और कॉलम्स में 1 से 100 तक कॉलम ले लेते हैं। अच्छा जी, इन वैलिड एक्सप्रेशन लाइन 136, इसमें कि ब्रैकेट्स का हो गया जी मसला। एब्सोल्यूट के लिए साथ एक और ब्रैकेट होनी चाहिए, वो लगा दी। और अब जो है वो हमारे पास शायद इसका मसला अभी भी है। अच्छा, फर्स्ट रो, वाई एन फ्रिक्वेंसी डोमेन का साइज क्या निकला था जी हमारे पास, 1 से 100। देखिए एक रो है और 100 कॉलम है, और डिफरेंस हमने कंप्यूट करना है। अच्छा, कोड में हम आ जाते हैं। कन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस इन टाइम डोमेन और उन्हीं दोनों के स्पेक्ट्रम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, वो तो हमारे पास सही आ गया है। बाकी जो एरर आ रहा है वो हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ पे आ रहा है। टास्क 1 के कोड में थोड़ा सा कोई छोटी सी ग्लिच है, और उसको अब देखने की जरूरत है कि क्या ग्लिच है। हमने वाई इन टाइम डोमेन, इसका साइज देखा है, इसका साइज है 1 से 199, ठीक है जी। वाई इन फ्रिक्वेंसी डोमेन जो आ रहा है उसका साइज 1 से 100 है। तो अब होना ये चाहिए कि हम इन दोनों को कंपेयर करें। वाई इन टाइम डोमेन जो है उसका साइज बड़ा है ना, तो हम अगर इस तरह से कर लें कि वाई इन टाइम डोमेन, उसके कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स ले लें, और फ्रिक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल जो कंप्लीट ले लें। तो इस सूरत में क्या होगा कि फर्स्ट वाला सीक्वेंस बड़ा है, तो उसकी फर्स्ट रो ले लें कंप्लीट, और उसके बाद कॉलम नंबर 1 से 100 तक ले लें। तो ये डिफरेंस क्या आएगा, ये डिफरेंस हमारे पास कंप्यूट हो गया, ठीक है जी। अब इस डिफरेंस को प्लॉट कर लेते हैं। ये सारा रिजल्ट ऑलरेडी आंसर में सेव हुआ हुआ होगा। आंसर नाम का जो वेरिएबल होता है ना जी मैटलैब में, ये आखिरी कैलकुलेशन का जो आउटकम होती है उसको अपने अंदर सेव रखता है। तो
ये डिफरेंस एक आ रहा है जी। और इसको अगर हम कर लें डाउनवर्ड जो है वो राउंड भी कर लें, जो कि फ्लोर की कमांड से होता है, तो हमारे पास क्या आता है? हम्म, ये डिफरेंस आ रहा है बेसिकली उन दोनों रिजल्ट्स में, जो कि हमने एक टाइम डोमेन से कैलकुलेट किया और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन से कैलकुलेट किया। और ये डिफरेंस बेसिकली किस चीज़ के लिए है? अच्छा, ये डिफरेंस आ रहा है अगर आप फर्स्ट सैंपल्स को कंपेयर 100 सैंपल्स को अगर कंपेयर करते हैं, तो मैक्सिमम ये जो डिफरेंस है ना, ये +15 से -15 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। और आइडियली ये डिफरेंस जीरो आना चाहिए, लेकिन अब हमें देखने की ज़रूरत है कि ये किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अप्रोच ये सही है। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि टाइम डोमेन में जो सिग्नल यूज़ हुआ है और फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल यूज़ हुआ है, तो टाइम डोमेन की कन्वोल्यूशन वो इक्वल आनी चाहिए बेसिकली फ्रिक्वेंसी डोमेन की मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास टास्क 2 है। उसमें जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है कि टाइम डोमेन की मल्टीप्लिकेशन दरअसल क्या बन जाती है, कन्वोल्यूशन बन जाती है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। उसको प्रूव करने के लिए भी हमें फिर मैटलैब कोड लिखना है और उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो ये सेकंड टास्क है। तो इन दोनों टास्क के ऊपर आप वर्किंग करें। एक टास्क मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कोई ग्लिच है, और फिर इसको फिर ना डिस्कस करते हैं। हेलो। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट लैब स्टार्ट कीजिए। जी सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इस तरह है कि हमने लैब 4 स्टार्ट करनी है। उसके लिए सिर्फ 1 मिनट का पॉज लेते हैं। इसी सेशन में आपने रहना है, तो बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। हेलो। सर सर।
अच्छा जी, डीएसपी के लिए फोर स्टार्ट कर रहे हैं। जो एफएफटी के हवाले से है, एफएफटी दरअसल फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंप्यूट करने का ही एक ऑप्टिमाइज्ड और फास्ट एल्गोरिथम है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको। और इस केस में हम जो फर्स्ट एग्जांपल रन करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमने एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है एफएफटी। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमने उसके लिए 150 रखी है। टाइम वेक्टर डिफाइन कर लिया उसकी बेस पे, 0 से 1 तक टाइम के अंदर वैल्यूज होंगी। और फ्रिक्वेंसी जो हमने साइनसॉइड के लिए यूज़ करनी है वो 5 है। और नंबर ऑफ सैंपल्स इन द 50 वो 1024 होंगे। और हमने एक्स जो इनपुट थी, साइन ऑफ 2 पाई टी एफ, उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया बाय यूजिंग एफएफटी कमांड। और उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन जा कट कर लिया जो कि सैंपल नंबर 1 से लेके एन एफएफटी डिवाइडेड बाई 2 तक था। उसके बाद उसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसकी सॉरी एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट कर ली एक्स की, यानी उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फ्रिक्वेंसी वेक्टर क्रिएट कर ली है जो कि बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा और एफ एस डिवाइडेड बाई एन एफ एफ टी तक जो है उसकी वैल्यूज एक्सटेंड होंगी। और उसके बाद प्लॉटिंग कमांड्स हैं। प्लॉटिंग कमांड्स में हमने पहले क्या किया हुआ है, फर्स्ट प्लॉटिंग कमांड में हमने टी के अगेंस्ट एक्स को प्लॉट किया हुआ है। और उसके बाद एक्स लेबल वाई लेबल वो बेसिकली एक्सेस की लेबलिंग के लिए कमांड्स हैं। और सेकंड जो फिगर है उसमें फिर हमने एफ के अगेंस्ट एम एक्स को प्लॉट किया है, यानी कि जिसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू थी, तो वो फोरियर का बेसिकली मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ जाएगा। और फाइनली जब इस कोड को रन करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो साइन वेव आ गई है जिसका आपने एफएफटी कंप्यूट करना था। ठीक है जी। और उसके बाद लेट के आपके पास साइन ऑफ टी यानी टाइम डोमेन में साइन फंक्शन है। और इसके बाद आपके पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है, वो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट है उसको भी आप सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है जी। ये लैब 4 का सेकंड रिजल्ट हो जाएगा, एफएफटी ऑफ साइन ऑफ टी। ठीक है जी, साइन ऑफ टी के लिए जो एफएफटी बना है उसको आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद बेसिकली ये होगा कि आप कुछ और सीक्वेंसेस के लिए भी एफएफटी कंप्यूट करेंगे। और सेकंड एग्जांपल में बेसिकली आपके पास आपने कोसाइन वेव के लिए क्या करना है, एफएफटी कंप्यूट करना है। और टाइम डोमेन सिग्नल को भी प्लॉट कर लेंगे और फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल को भी प्लॉट कर लेंगे। तो बेसिकली ये सेकंड कोड किस चीज़ के लिए है, एफएफटी ऑफ कोसाइन, कोसाइन फंक्शन के लिए आप बेसिकली एफएफटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। कोसाइन फंक्शन के लिए हमारे पास बेसिकली एफएफटी कंप्यूट होगा और उसको हम प्लॉट करेंगे। ये सारा कोड बिल्कुल सेम है फर्स्ट कोड की तरह, इस लैब का जो फर्स्ट कोड था, जस्ट इसमें हमने इनपुट के तौर पे साइन की बजाय कोसाइन को यूज़ किया है। अब हम जब रिजल्ट्स प्लॉट करेंगे तो एक तो कोसाइन सिग्नल का ग्राफ जनरेट होगा कि जी ये एफएफटी की इनपुट थी, और दूसरा फिर उसका जो पावर स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि प्लॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, उन दोनों को फिर हमने प्लॉट कर लिया है। और उसका रिजल्ट किस किस्म का आएगा, जैसे मैनुअल में दिया हुआ है एग्जैक्टली वही चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब हमने ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया तो ये आपके पास कोसाइन ऑफ थीटा का ग्राफ आ रहा है। ठीक है जी। और साथ में इसका पावर स्पेक्ट्रम भी जनरेट कर रहे हैं हम। तो ये जो आपका कॉज ऑफ टी है,
इसको आपने जनरेट किया, और नेक्स्ट आपके पास इसका पावर स्पेक्ट्रम है, उसको भी आपको अपने पास एनालिसिस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए सेव करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा FFT ऑफ कॉज ऑफ टी। ये आपके पास इस तरह से FFT कंप्यूट हो गया कोसाइन ऑफ थीटा का। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है उसमें आपने एक और डिफरेंट सिग्नल लेके उसका भी FFT कंप्यूट करना है, और उस एग्जांपल को हम देख लेते हैं वो किस हवाले से है। तो बेसिकली एक स्केयर वेव सिग्नल के लिए है, एक स्केयर वेव डिफाइन करेंगे उसी तरह से। इस तरह फर्स्ट टू एग्जांपल्स में हमने दो डिफरेंट सिग्नल्स डिफाइन किए हैं और उनके लिए FFT कंप्यूट करके उसको प्लॉट कर लिया। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली थर्ड केस आ गया FFT का। इस प्लॉटिंग को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट फिर हमारे पास अब जो आपके पास दो रिजल्ट्स आए हैं जी, फर्स्ट आपके पास स्केयर वेव है जो कि FFT की इनपुट थी, और सेकंड केस में आपके पास जो स्केयर वेव है और सेकंड केस में इसका FFT जो बनता है उसका आपने पावर स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लिया। ठीक है जी। FFT फॉर स्केयर वेव। FFT ऑफ स्केयर वेव। तो ये हमारे पास इस लैब का ना बेसिक पोर्शन था। उसके बाद हमने दो और इसमें एल्गोरिदम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी है, डेसिमेशन इन टाइम एंड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। तो वो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ लेंगे डिटेल में, तो उसके बाद ये उसके दो अंदर ऑप्टिमाइजेशंस हैं, FFT की दो एल्गोरिदम्स हैं, डेसिमेशन इन टाइम एंड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। फिर इसको पढ़ भी लेंगे और साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है जी। अभी वैसे भी आपको आइडिया होना नहीं है क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की इतनी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ी भी है। डेसिमेशन इन टाइम एल्गोरिदम पढ़ा है आपने FFT का? सीएलएन सिस्टम में तो ये होता नहीं है, और DSP में अभी तक हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए इस पार्ट को ना फिलहाल यहीं पे होल्ड करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे लैब सेशन में, तो हम जो लैब स्टार्ट करेंगे वो होगी इंशाल्लाह लैब नंबर 5। ठीक है जी। और ये हम बहुत देर से नहीं करेंगे बल्कि जल्दी इसको किसी मेकअप सेशन में करना पड़ेगा। महराज आजिब से बात करके, या तो उसको हम कल इवनिंग में कर सकते हैं। ठीक है। आपकी नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी क्लासेस हैं वो तो फ्राइडे को नहीं होती ना? हेलो। नहीं सर। हाँ जी, राज अजेब है क्लास में? नहीं है? हाँ वो नहीं है, बताया तो उन्होंने कि मसरूफ़ हैं कि। तो मैं उसके साथ डिस्कस कर लूँगा, और फिर नेक्स्ट सेशन जो इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे उसमें लैब नंबर 5 करेंगे। ठीक है। और जो रिजल्ट्स अभी हमने अच्छा। ट्रेन किए हैं ये फिर आप जो है वो यूज़ कर लेंगे इन एग्जाम्पल्स के एनालिसिस के लिए और रिपोर्ट्स के लिए। ठीक है जी। तो आज के लिए मेरा हाल इतना काफ़ी है, ठीक। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मेकअप ओके सर। यस। करना। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। अल्लाह। अल्लाह।